वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा एक और नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है जॉर्ज ऑरवेल का वर्क एनिमल फार्म। तो इस वीडियो में हम एनिमल फार्म को कैसे कवर करेंगे, पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट हम राइटर के बारे में जानेंगे। हमारे राइटर का रियल नेम क्या है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा है, ये जानने के बाद में फिर हम एनिमल फार्म का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। एनिमल फार्म किस तरह का वर्क है, एक्चुअली ये एक नोवेला है जो मैं इंट्रोडक्शन जब आपको समझाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि नोवेला होता क्या है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर हम स्टोरी को समझेंगे, लेकिन यहाँ आज के वीडियो में हम समझेंगे सिर्फ 10 में से 5 चैप्टर्स को ही, क्योंकि हम स्टडी करने वाले हैं कंपैरेटिवली। कंपैरेटिव स्टडी आज हम करेंगे। ये जो वर्क है, इस वर्क को हम स्टडी करने वाले हैं एक रियल इंसिडेंट के साथ रिलेट करते हुए, जो कि रियलिटी में भी इससे रिलेटेड है। एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ था जिससे इन्फ्लुएंस होकर जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म लिखा। वो मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी जब आपके साथ प्लॉट डिस्कस करूंगी, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था कि जिसके साथ में रिलेट करते हुए ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है। तो सिंबॉलिज्म की हेल्प लेते हुए आज की स्टोरी को हम डेवलप करेंगे पिक्चर्स की हेल्प से। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और जल्दी से हमारी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बन जाइए, ताकि हमें भी और अच्छा वर्क करने की मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जॉर्ज ऑरवेल की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले जान लेते हैं इनके लाइफ स्पैन के बारे में। 1903 से 1950 के बीच में है इनका लाइफ स्पैन। इनका रियल नेम है एरिक आर्थर ब्लेयर। अब देखो, जॉर्ज ऑरवेल के नाम से आप इन्हें पढ़े हैं, हम भी जॉर्ज ऑरवेल के नाम से ही यूजुअली पढ़े हैं, लेकिन रियल नेम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो भी, पीजी के स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि इनका रियल नेम क्या है। एग्जामिनर पूछ सकता है। अब बात करेंगे बर्थ और अर्ली लाइफ की। इनका जन्म भारत में हुआ था। शॉकिंग है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। भारत में जन्म लिया है इन्होंने, लेकिन वैसे नाम जॉर्ज ऑरवेल है। इट मीन्स इनका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन इनके एजुकेशन जो है, इनके पेरेंट्स जो हैं वो फॉरेन के ही हैं। 25 जून 1903 में इनका जन्म हुआ मोतिहारी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में। ओके, और उस टाइम पे इनके जो फादर ना, वो इंडियन सिविल सर्विस के अंदर ही थे। अब बात करेंगे इनके पेन नेम का। इनका पेन नेम है जॉर्ज ऑरवेल। अब जॉर्ज ऑरवेल कैसे है, ये जो ऑरवेल सरनेम इन्होंने लिया ना, ये कहाँ से लिया? ये सरनेम इन्होंने उठाया है, एक बहुत ही खूबसूरत सी नदी है ऑरवेल नाम से, ईस्ट एंजलिया में, वहाँ से। वो इनको पसंद आया होगा शायद, इसलिए इन्होंने अपना पेन नेम जो है वो ये रख लिया। अब बात कर रहे हैं हम इनकी राइटिंग स्टाइल की। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटिंग स्टाइल रहा है इनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर बहुत बार पूछता है इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में। इनका जो राइटिंग स्टाइल है ना, उस पर आपको सोशल क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन्होंने लिखा है किसके खिलाफ? लिखा है टोटलिटेरियनिज्म जो है उसके खिलाफ। अब ये टोटलिटेरियनिज्म जो है ये है क्या चीज़, ये आपको समझना है। Actually, it is a form of government or a political system wherein all socio-political power is held by a dictator. ठीक है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो आपने हिटलर का नाम सुना होगा। नाजी जर्मनी हिटलर के अंडर थी, और वो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका टोटलिटेरियनिज्म का। ठीक है, इसके साथ ही साथ इटली के अंदर जो मुसोलिनी थे वो भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये उनके अपोजिशन में लेते हैं, यानी इनको ये पसंद नहीं है टोटलिटेरियनिज्म जो है ना, ये उसके खिलाफ रहे हैं हमेशा। इन्होंने सपोर्ट किया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को। ठीक है, और आज का जो वर्क है ना वो भी कुछ इसी तरीके का है, इसी राइटिंग स्टाइल पर बेस्ड है। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जिनमें से 2 आपके सामने मैंने मेंशन करे हैं। एक है एनिमल फार्म, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा है 1984। मैं नंबर्स में लिख रही हूँ, वैसे आपके सामने कुछ इस तरीके से है वो। तो ये जो वर्क है 1984, इसके बारे में भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक डायस्टोपियन नॉवल है। ये वर्ड जो है ना, ये आपको नया लग रहा होगा, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। डायस्टोपियन जो है ना, ये डायस्टोपिया से रिलेट करता है ये वर्ड। डायस्टोपिया मीन्स ए प्लेस और कंडीशन इन विच एवरीथिंग इज एज बैड एज पॉसिबल। जैसे हिंदी में कह नहीं देते मनहूस टाइप ना, वो डायस्टोपिया होता है। तो इस टाइप का नॉवल है ये। और आगे भविष्य के बारे में 1984
जो इन्होंने टाइटल लिया है इसका, इस नॉवेल के अंदर इन्होंने लिखा है भविष्य के बारे में, और भविष्य के बारे में भी इन्होंने बुरे से बुरा जो है वो सोचा है। ठीक है, तो जॉर्ज ऑरवेल हमने प्रिपेयर कर लिया हमारे आज के वर्क के बेस पर। अब हम आज का जो वर्क है हमारा उसका इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन जो है, देखिए जॉर्ज ऑरवेल ने इसको लिखा है, ये आप जानते ही हैं। इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 17 अगस्त 1945 में सेकर एंड वारबर्ग के द्वारा पब्लिश करवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकर एंड वारबर्ग। ओके, ये है एक नोवेला, जैसा मैंने वेरी फर्स्ट आपके साथ डिस्कस किया ही था स्टार्टिंग में कि एक नोवेला है। नोवेला क्या चीज़ है पहले वो समझ लें, फिर आगे बढ़ेंगे। नोवेला एक्चुअली इज ए वर्क ऑफ फिक्शनल प्रोज, है ना, फिक्शनल प्रोज का ही वर्क है, दैट इज शॉर्टर देन ए नॉवल एंड लॉन्गर देन ए शॉर्ट स्टोरी। अगर आप इसको इस तरीके से याद करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा कि शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा, नोवेल से थोड़ा छोटा, यानी आप कह सकते हैं टिपिकली अराउंड 20,000 to 50,000 वर्ड्स एक सिटिंग में आप इसे पढ़ लेंगे, इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो नोवेला है ना, रिफ्लेक्ट करता है इवेंट्स लीडिंग अप टू द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। ओके, कि रशिया के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुई थी 1917 में, और सोवियत यूनियन के बाद में जो ये जो स्टालिनिस्ट आए थे ना, स्टालिनिस्ट इरा जो आया था, स्टालिनवादी युग जो कहते हैं जिसको, वहाँ तक की घटनाओं को इसके अंदर बताया गया। वहाँ तक जो भी हुए थे इवेंट्स, इंसिडेंट्स जो भी हुए थे, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो वर्क है कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड है उससे। तो आज हम हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। बस वीडियो पर आप इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कंसंट्रेशन के साथ बस बने रहिए। ओके, ये एक ऐसा पीरियड था जब रशिया ना जोसेफ स्टालिन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंडर रहता था। रशिया, बात करेंगे जोसेफ स्टालिन के बारे में भी, आपको आगे बताऊंगी मैं ये कौन है, इनकी आइडियोलॉजी के अंडर रहता था। ठीक है, ऑरवेल ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वाज क्रिटिकल ऑफ स्टालिन। अब ऑरवेल जो है ना वो क्या थे, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे, स्टालिन के आलोचक थे ये, और मास्को डायरेक्टिक जो स्टालिनिज्म है उसके भी विरोधी थे ये, है ना। मास्को डायरेक्टेड जो स्टालिनिज्म है उसके भी विरोधी थे। ठीक है, इन्होंने नाजी जर्मनी के खिलाफ, जो नाजी जर्मनी थी ना, मतलब उसके खिलाफ जब यूके और सोवियत यूनियन का जो आपस में वार टाइम अलायंस हुआ था, यानी युद्ध के टाइम पे जो गठबंधन हो जाता है ना, उसको कहते हैं वार टाइम अलायंस। जो वार टाइम अलायंस हुआ था ना, उससे इन्फ्लुएंस होकर ये लिखी थी क्या, हमारी एनिमल फार्म। समझ में आया आपको? यानी ये किस चीज़ की ज़्यादा रिलेट करती है हमारी एनिमल फार्म? ये करती है नाजी जर्मनी के खिलाफ जब यूनाइटेड किंगडम और सोवियत यूनियन आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए थे, तो उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे ये जो ऑरवेल है ये, और तब उन्होंने लिखी थी एनिमल फार्म। तो एनिमल फार्म के अंदर उन्होंने कुछ इस तरीके के कैरेक्टर्स लिए हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बताए हैं जो वाकई में हिस्ट्री के अंदर हुए थे, और वही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। कहानी के साथ साथ डिस्कस करती हुई चलूंगी कि कहानी का ये जो इंसिडेंट है ये रियल घटना के साथ कैसे रिलेटेड है, कहानी का ये जो कैरेक्टर है ये रियल में हिस्ट्री के इस कैरेक्टर के साथ में रिलेटेड है। इस तरीके से आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में कोई कॉस्ट नहीं लगती आपकी, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है आपने। चलिए अब हम चल रहे हैं हमारे प्लॉट की तरफ। ठीक है, स्टालिन की हम बात कर रहे थे, तो पहले स्टालिन को डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा हम हमारी कहानी की तरफ चल लेते हैं। हमारी जो कहानी का चैप्टर 1 है उसकी तरफ चल लेते हैं। ये फार्म है, एक मैन्योर फार्म है ना, यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो मैं पहले डिस्कस करूंगी थोड़ी सी कहानी, उसके बाद में ये कहानी किस तरीके से उस रियल इंसिडेंट के साथ में रिलेट करती है, फिर वो आपको बताऊंगी। ये मैन्योर फार्म है, यहाँ के जो मालिक हैं वो है मिस्टर जोन्स। ये शराब पीते हैं, लापरवाह हैं, इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। शराब पी के पड़े रहते हैं, इधर उधर परेशान करते हैं, मतलब जो जानवर रह रहे हैं ना इस फार्म के अंदर, उनको सबको बहुत परेशान करते हैं। अब क्या होता है, एक दिन रात को मिस्टर जोन्स के जाने के बाद, जब ये मिस्टर जोन्स है ना जो मालिक है ये चला गया, रात हो गई, और उसके बाद में ये एक 12 ईयर्स ओल्ड पिग है। ठीक है, 12 ईयर्स ओल्ड, ये इनका नाम है ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर के नाम से इनको सब जानवर जानते हैं। ये एक मीटिंग बुलाते हैं, यानी सभी जानवर को इकट्ठा कर लेते हैं, जितने भी जानवर हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद में ओल्ड मेजर ना अपने ड्रीम कह लो, उनकी विश कह लो, वो उनके साथ में शेयर करते हैं। अब ये
एक एक करेक्टर है ना, ये रिलेट करेगा आपके उस हिस्टोरिकल करेक्टर के साथ में जो वाक्य में ही उस हिस्टोरिकल इंसिडेंट के साथ रिलेट रहा है, जो हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। ओल्ड मेजर सभा बुलाता है, मीटिंग बुलाता है, सारे एनिमल्स इकट्ठे होते हैं और ये बात करता है अपने ड्रीम के बारे में, अपनी विश के बारे में कि ये क्या चाहता है। ये शेयर करता है कि हम इस फार्म में रहने वाले जो जानवर हैं ना, उनकी लाइफ बेकार हो रखी है। मतलब इंसान है ना, इतना परेशान करते हैं, हमें भूखा रखते हैं, हमारा मतलब सब कुछ तो यूज़ कर लेते हैं, वो हमसे दूध ले लेते हैं, अंडा ले लेते हैं, उनके लिए हम मेहनत करते हैं और यहाँ तक कि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको भी हमसे छीन लेता है वो अपने काम के लिए। और कई कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने टेस्ट के लिए, भूख के लिए हमें खा भी जाता है और बदले में कुछ देता भी नहीं है। तो ये कहता है कि हम सभी के सभी जानवर जो है ना, ये अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। जैसे बोलते नहीं है कई बार मूवीज़ वगैरह में सुना होगा आपने, अपना टाइम आएगा। तो इस टाइप से ना ओल्ड मेजर जो है वो सबको ये बात बोलते हैं कि भाई अपना भी टाइम आ सकता है अगर हम कोशिश करें तो। अगर हम सब जब मिलें और इंसानों का विरोध करें तो ये इनकी सारी की सारी जो परेशानियां हैं ना, ये हम मिटा सकते हैं। यानी हमारी जितनी भी दिक्कतें हैं ना, वो सारी की सारी हम मिटा सकते हैं। हमें सिर्फ विरोध करना होगा एकजुट होकर। लेकिन विरोध तो हम करेंगे बट उनकी बुराइयों को अपनाएंगे नहीं। उनके अंदर जो बुराइयां हैं, जैसे कि इंसान है ड्रिंक करता है, हाँ हम ड्रिंक नहीं करेंगे। जानवर देखे आपने ड्रिंक करते हुए? नहीं करते ना, इंसान करता है। इंसान है बिस्तर के ऊपर गद्दा बिछा के, चादर बिछा के आराम से सोता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी हरकतें हैं जो वो बताता है, डिस्कस करता है कहानी में कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ओल्ड मेजर जो है वो यहाँ पर इन लोगों को समझाते हैं और कहते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि 4 legs गुड 2 legs बैड। इनको बहुत सारी बातें समझाकर एक छोटे से जो है ना नारे के साथ में सारी बातों को एक तरह से समअप कर देते हैं। कहते हैं 4 legs गुड। आप समझ रहे हैं, 4 legs है ना, यानी जानवर जो है ना वो क्या है, अच्छे हैं। और कहते हैं 2 legs बैड, यानी बुरा है। कौन? आदमी, इंसान। लेकिन अब ये जो स्लोगन है ना, वो इनके लिए परेशानी का कारण भी बनेगा आगे, आप देखना। ओल्ड मेजर जानवरों को बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड का एक सॉन्ग भी सिखाता है, मतलब आज़ादी से रिलेटेड, रिवॉल्यूशन करने से रिलेटेड। यानी जैसे क्रांति करनी हो, किसी के खिलाफ कुछ बोलना हो तो नेता लोग सिखा नहीं देते हैं, जैसे कोई भी नारा है, हारेगा भाई हारेगा, इस टाइप से कुछ भी XYZ। तो बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड एक सॉन्ग सिखाता है, सारे मिलकर वो सॉन्ग गाते हैं, बहुत जोर जोर से गाते हैं। अब फार्म का जो ओनर होता है ना, मिस्टर जॉन्स, वो समझता है कि शायद हो सकता है फार्म के अंदर कोई लोमड़ी आ गई हो, इसीलिए सारे जानवर चिल्ला रहे हैं। तो वो आनंद फानन में गोली चला देता है, सारे के सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जानवर भाग तो जाते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, सभा समाप्त हो जाती है। बट यहाँ द सीड्स ऑफ रिबेलियन हैव बीन सोन। समझ रहे हैं आप, यानी विद्रोह के जो बीज है ना, वो तो बोए जा चुके हैं। अब बात करेंगे हम सिंबोलिज्म के, ताकि रियल जो इंसिडेंट हुआ था उसको आपको मैं समझा सकूं। देखो, मिस्टर जोन्स कौन है? ओनर है एनिमल फार्म के। ओल्ड मेजर कौन है? 12 इयर्स का एक पिग है जो पूरी सभा को संबोधित करता है। सुना ना आपने? अब मिस्टर जोन्स जो है ना, वो यहाँ पे जार निकोलस सेकंड के साथ रिलेट करता है, रियल इंसिडेंट के साथ। अगर रियल इंसिडेंट की बात करें तो जो जार निकोलस सेकंड थे ना, उनकी और मिस्टर जोन्स की एक जैसी सी कहानी है। जैसे मिस्टर जोन्स जो हैं वो परेशान करते हैं जानवरों को, वो बिल्कुल लापरवाह हैं, वो जानवरों की परेशानियों को नहीं समझते, उनको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सेम इनका हाल था जार निकोलस सेकंड का। ये जो है ना, अपने रूल में, अपने शासन में इन्होंने रशियन पीपल के लिए गरीबी और परेशानियां ही पैदा की हैं। उनकी गरीबी और परेशानियों को कभी नहीं मिटा पाई है। रशियन पीपल की जो नीड्स थी उनको कभी फुलफिल नहीं कर पाई है। यहाँ जार और मिस्टर जोन्स जो है ना, वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम रिलेट करके अगर स्टडी करेंगे ना, तो आपको हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और जो मेन हमारी स्टोरी है वो भी समझ में आ जाएगी। अब बात करेंगे हम हमारे ओल्ड मेजर की। ओल्ड मेजर यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन के साथ रिलेट करते हैं, उनके जैसे हैं, सिमिलर हैं। इन्होंने ना जार के शासन के खिलाफ क्रांति को प्रेरित किया था। किन्होंने? इन्होंने, व्लादिमीर ने। जैसे ओल्ड मेजर ने सभी एनिमल्स को बुलाया,
इंसान के टॉर्चर से बचने के लिए उनको एकजुट होकर विद्रोह करना सिखाया ना, समझाया ना कि हम लोग एक जगह मिल जाएंगे, एक साथ अगर विद्रोह करेंगे तो हम भी अपना अच्छा टाइम ला सकते हैं। सेम लेनिन ने किया। लेनिन ने क्या किया, जो वर्कर क्लास है ना, जो श्रमिक लोग थे, जो मेहनत करने वाले जो लोग थे, उनको इकट्ठा किया, यूनाइट किया और अगेंस्ट देयर इकोनॉमिक ऑपरेसर्स, जो उनको आर्थिक रूप से ऑप्रेस कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। समझ रहे हैं, मोटिवेट किया। ओके, तो इस तरीके से ये रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे ओल्ड मेजर अपने ड्रीम और एनिमलिज्म की बातें करता है ना, तो ये सिमिलैरिटी दिखाता है किसकी, कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर बेस्ड जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उससे रिलेट करता है। जैसे ओल्ड मेजर बताता है कि भाई मेरा सपना है कि हम सब जो हैं एकदम खुश रहें, हम इंसानों की जो परेशानियां जो हमारे ऊपर हैं वो ख़त्म हो जाए, इंसान जैसे हमें टॉर्चर करता है वो ख़त्म हो जाए। ये चीज़ें हैं ना रिलेट करती हैं इसके साथ में, कार्ल मार्क्स के साथ में। कार्ल मार्क्स के जो थियरीज़ हैं उस पर बेस्ड जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उससे रिलेट करती हैं। उनकी आइडियोलॉजी सेम ऐसी ही थी। ओल्ड मेजर जिस विद्रोह के लिए बात कर रहा है ना, ये इंडिकेट करता है रशिया में हुए एक्चुअल अपराइजिंग को, जो एक्चुअल में अपराइजिंग हुआ था रशिया के अंदर ऐसा, और उसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो जार है ना इसके शासन को उखाड़ फेंका था, जार का शासन खत्म कर दिया था मतलब, और एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई थी। समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। अब कहानी हमारी आगे बढ़ेगी किस तरीके से, देखिए सेकंड चैप्टर में क्या होता है। चैप्टर सेकंड में ओल्ड मेजर की तो डेथ हो चुकी है, वो कहीं मेंशन नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है, लेकिन सेकंड के अंदर ये बताया गया है कि ओल्ड मेजर की डेथ हो गई है और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ना 3 पिग सामने आते हैं। ये 3 आते हैं, कौन कौन है, नेपोलियन है, स्नोबॉल है और स्क्विलर है। ये 3 आगे बढ़ते हैं। स्क्विलर ज़्यादा मतलब बोलने का काम ज़्यादा करता है, लोगों को समझाने का, उनको कन्विंस करने का काम ज़्यादा करता है। जैसा कि पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा कि इसके हाथ में एक ऐसा स्पीकर टाइप का है, ये बोलता रहता है, लोगों को समझाता रहता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों जो पिग हैं ये एनिमलिज्म को आगे बढ़ाने का काम संभालते हैं। जैसा कि किसने किया था, वो 12 ईयर ओल्ड जो मेजर था उसने किया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए। अब क्या होता है, ये एनिमलिज्म को एनहांस करने के लिए बातें करते हैं, मतलब कैसे एनिमलिज्म को बढ़ाया जा सके। अब इनके अंदर ना क्या है, एक मोली है जो कि फीमेल है, हाँ घोड़े का फीमेल है, उसको मतलब पसंद नहीं है ये सब चीज़ें जो ये बातें कर रहे हैं कि एनिमलिज्म आना चाहिए, जानवरों का चलना चाहिए, इंसानों की तानाशाही ख़त्म होनी चाहिए। मोली को ये सब पसंद नहीं है। मोली कहता है कि मेरी तो लाइफ ना स्मूथ चल रही है, मेरे गले में एक रिबन है, मुझे खाने को चीनी मिल जाती है, मुझे यही पसंद है, मुझे तो ऐसी ही लाइफ पसंद है। और सेम यही कहानी इसकी है। मोली और मोसेस दोनों ही जो है ना, ये अपनी जो आज की प्रेजेंट जो लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हैं, इनको नहीं चाहिए चेंज। ये मोसेस जो है, ये कौवा है, ये कहानियाँ सुनाता रहता है। शुगर कैंडी माउंटेन है एक, वहाँ की कहानियाँ सुनाता रहता है कि शुगर कैंडी माउंटेन जो है वो एक पैराडाइज है, वेयर एनिमल्स गो आफ्टर डेथ, पिग्स जो है वो डेथ के बाद में पहुँचेंगे, एनिमल्स जो है वो डेथ के बाद में वहाँ पहुँचेंगे। ऐसी ऐसी कहानियाँ जो है वो सुनाता रहता है। ठीक है, पिग्स जो हैं वो हार्ड वर्क करते हैं। ओके, अब यहाँ पर फिर एक और आपके सामने 2 कैरेक्टर आते हैं, बॉक्सर आता है, क्लोवर आता है। ये बॉक्सर जो क्लोवर है, ये दोनों गाड़ी घोड़े हैं, इनके पीछे गाड़ियाँ बंधी हुई हैं, घोड़े हैं, बहुत मेहनती हैं। ये सपोर्टर हैं पिग्स के, जो पिग्स है ना, जो कह रहे हैं कि एनिमलिज्म आना चाहिए। दे मे नॉट बी वेरी इंटेलिजेंट बट दे आर लॉयल एंड हेल्पफुल, यू कैन से। ओके, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है बट लॉयल है। ओके, अब इस चैप्टर के लास्ट में ना एनिमल मिस्टर जोन्स के खिलाफ एक्शन लेते हैं, मिस्टर जॉन्स के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हम जब एक जगह अगर हो जाएंगे ना तो हमारा टाइम भी आ जाएगा, हमें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। मिस्टर जोन्स जो है वो क्या करते थे, वो अपनी सारी इच्छाएं जो पूरी कर लेते थे, अपने सारे शौक जो है पूरे कर लेते, नशा करते थे, खूब आराम से रहते थे, लेकिन जानवरों को भरपेट खाना भी नहीं देते थे। अब भूख से परेशान जो एनिमल्स थे वो एकजुट तो कभी ना कभी होंगे ना, कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो आवाज़ उठाएगा ही ना परेशान इंसान। तो वही हुआ, मिस्टर जोन्स के खिलाफ जो वो सारे के सारे हो गए। अब उनके सपोर्टर्स जो हैं वो भी एनिमल्स के साथ में खड़े हो गए, और एनिमल्स ने क्या किया, इनको मिस्टर जोन्स को और इनके साथ में 1-2 लोग और थे उनको बाहर खदेड़ दिया, फार्म से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिनसे एनिमल्स को पनिश किया जाता था। ठीक है,
अब क्या हुआ, एक चेंज, बहुत बड़ा चेंज। ये जो मैनर फार्म था इसका नाम बदलकर एनिमल फार्म हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। अब हम करेंगे बात 7 जो यहाँ पे कमांडेंट्स हैं, जो 7 यहाँ पर एक तरह से शपथ ली गई, 7 जो है शर्तें बताई गई, या कहिए कि 7 जो है बातें कही गई, वो कौन कौन सी थी। क्योंकि अब क्या बन गया था, एनिमल फार्म बन गया था। अब वो मैनर फार्म नहीं रहा था, अब बन गया था एनिमल फार्म। तो इसकी कुछ 7 इन्होंने शर्तें रखी थी, वो कौन कौन सी हैं देखिए। एक तो था वट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एन एनिमी। 2 टांगों पर चलने वाला जो भी होगा ना वो दुश्मन है हमारा। ये एनिमलिज्म के थ्रू कंफर्म कर लिया था उन लोगों ने। एनिमल फार्म के अंदर ये बात जो है उन्होंने लागू कर ली थी कि जो 2 टांगों पर चलेगा ना वो हमारा एनिमी है। वट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग्स इज ए फ्रेंड। अब क्लियर करने के लिए ये कहते हैं, क्योंकि बर्ड्स जो है ना वो थोड़ा सा नाराज हो गए थे इस बात पे, क्योंकि बर्ड्स जो है उनके भी तो भाई 2 ही टांगे होती हैं। तो उनको क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी टांगे तो 2 हैं, लेकिन तुम्हारी जो विंग्स है ना उनको भी हम काउंट कर रहे हैं, तो तुम्हें 2 टांगों वाला नहीं कहते हैं हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो भी 4 टांगों वाला है और जिसके भी विंग्स हैं वो सारे के सारे आपस में फ्रेंड हैं। तो इस तरीके से वो बर्ड्स को भी अपने साथ मिला लेते हैं। नो एनिमल शैल वियर क्लोथ्स। कोई भी एनिमल कपड़ा नहीं पहनेगा। नो एनिमल शैल स्लीप इन ए बेड। नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल। नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल। ओके, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। इस तरीके से ये 7 जो है ये आपस में डिस्कशन करके और सहमति बनाते हैं कि 7 बातें हम लोग मानेंगे। क्लियर। अब इसको हम रिलेट करेंगे हमारे रियल इंसिडेंट के साथ में, सिंबोलिज्म के थ्रू। कैसे, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, नेपोलियन की। अब ये जो नेपोलियन है ना, जैसे इन पिग्स ने एनिमलिज्म के जो प्रिंसिपल्स को फैलाने का काम किया, सेम ऐसे ही किसने किया था, लेनिन ने, ट्रास्की ने, बोल्शेविक के लीडर्स ने रशियन पीपल को कम्युनिज्म के आइडियल समझाए थे। सेम ऐसा कैसे, डिटो ये का यही हुआ था। अब यहाँ पे नेपोलियन जो है वो तो कौन है, जोसेफ स्टालिन है। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टालिन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि स्टालिन कौन है ना। तो स्टालिन जो है ना, जोसेफ स्टालिन बिकेम द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन के बाद में ये लीडर बने थे, कहाँ के, सोवियत यूनियन के। ओके, स्टालिन ने लगभग 29 ईयर्स तक शासन किया था, लगभग 29 ईयर्स तक। ओके, स्टालिन इज वेल नोन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द सोवियत यूनियन इनटू एन इंडस्ट्रियल पावर। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाता है ये। लेकिन इनके मेथड्स जो है ना वो ब्रूटल थे, बहुत ब्रूटल मेथड थे इनके। ठीक है, तो नेपोलियन जो है, जो पिग है, वो यहाँ पे जोसेफ स्टालिन है एक तरह से। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, स्नोबॉल की। स्नोबॉल जो है वो यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं किसके साथ में, लियोन ट्रोट्स्की के साथ में। ठीक है, ये इसके साथ में रिलेट करते हैं। आप देखो, रियल इंसिडेंट के साथ में जब आप में रिलेट करेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। और उसी तरीके से देखिए, ये जो है रिलेट हुआ है, स्क्यूलर जो है वो भी मोलोटोव के साथ में रिलेट होता है। तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर ऐसा ऐसा ही काम इन्होंने रियल लाइफ में किया था, और यहाँ यही काम जो है ये स्टोरी के अंदर नेपोलियन, स्नोबॉल और स्क्यूलर करते हैं। आगे देखो, एनिमलिज्म जो है वो क्या है, द एनिमल्स रिबेलियन अगेंस्ट मिस्टर जोन्स, है ना। ये एनिमलिज्म हो गया कि एनिमलिज्म जब स्टार्ट हुआ तो एनिमल्स जो है उन्होंने मिस्टर जोन्स के खिलाफ क्रांति स्टार्ट कर दी। एनिमलिज्म रिलेट करती है किसके साथ में, कम्युनिज्म के साथ में, उसके साथ में रिलेट करती है। अब यहाँ पे ना ये जो एनिमल्स ने अगेंस्ट जोन्स के खिलाफ गए, ये सगा ऐसा सेम हिस्ट्री के अंदर हुआ था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था। हाँ, एनिमल्स ने मिस्टर जोन्स के खिलाफ में क्रांति कर दी थी, बोल्शेविक्स ने भी रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करी थी। तो इस तरीके से ये आपस में रिलेट करते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, मोली की, मोजेस की, बॉक्सर की और क्लोवर की। तो देखो, मोली और मोजेस जो है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे सेगमेंट को सोसाइटी के जो आप ये कहिए कि चेंज के ना मतलब प्रतिरोध में थे, रेजिस्टेंट थे ये चेंज के, कि जो चल रहा है चलने दो, सोसाइटी के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्टेड भी थे किसी रिलीजन के थ्रू या तो फिर किसी प्रॉमिस के थ्रू, ये चेंज नहीं चाहते थे कुल मिला के। अब बात करें बॉक्सर की, तो बॉक्सर रिप्रेजेंट करता है यहाँ वर्किंग क्लास को, मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं ना उनको, हु आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड बाय दोज इन पावर।
जो लोग सत्ता में होते थे, शक्तिशाली होते थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे इन वर्किंग क्लास वालों को। तो बॉक्सर रिप्रेजेंट करता है इसे, और क्लोवर जो है ना ये फीमेल वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सोवियत यूनियन के अंदर पीजेंट्स जो होते थे उनको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम चैप्टर 3 की तरफ। अब यहाँ तक हमने कंपैरेटिव स्टडी कर लिया कि कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है, और ऐसे कहानी आगे बढ़ रही है। तो देखो रियल इंसिडेंट भी आपको समझ में आ रहा है और स्टोरी भी समझ में आ रही है। अब चैप्टर 3 के अंदर क्या होता है कि एनिमल्स जो है अपने काम पर चले जाते हैं, कटाई शुरू कर देते हैं। अब तो फार्म भी उनके हैं और जो भी फसल होगी वो भी उनकी ही होती है। अब जो भी उन्होंने मेहनत करी, फसल काटी, वो तब से ज़्यादा थी, जो मिस्टर जोन्स के टाइम पे थी ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। बॉक्सर यहाँ पे बहुत मेहनती है, और मेहनती घोड़ा तो है ही है, साथ ही साथ ये मेहनत करने के लिए ही बोलता है कि आई विल वर्क हार्डर, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, एक नया रूल बनाते हैं कि संडे आर रिजर्व फॉर रेस्ट एंड मीटिंग्स। संडे रिजर्व रहेगा रेस्ट के लिए और मीटिंग्स के लिए, वेयर द एनिमल्स मेक्स डिसीजन अबाउट द फार्म। संडे को एनिमल्स जो हैं वो मीटिंग करेंगे या रेस्ट करेंगे, और उन मीटिंग्स के अंदर एनिमल्स जो है डिसीजन लेंगे फार्म के बारे में, ठीक है। फिर क्या होता है, एक फ्लैग सेरेमनी होती है, उसके दौरान एक ग्रीन कलर का फ्लैग जो है वो लहराया जाता है, जिसमें वाइट कलर के सींग और खुर होते हैं ना, जो जानवर के खुर और सींग, उसका जैसा कुछ बनाया जाता है। ये भी सिंबल है एनिमल की न्यू फाउंड फ्रीडम का। इसका सिंबल है न्यू फाउंड फ्रीडम का, ये जो फ्लैग है ना ये, ओके। और ये फ्लैग जो है ना आपको सिंबलिज्म में, जब कंपैरेटिव स्टडी में आपको कराऊंगी आगे, तो ये जो फ्लैग है ये आपको देखने को मिलेगा, लगभग इससे रिलेट करता हुआ ये देखना आगे। अब यहाँ पर क्या होता है, स्नोबॉल और नेपोलियन जो है मीटिंग में सबसे ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा यही एक तरह से मीटिंग को ना कहते नहीं लीड करने वाले यही होते हैं यूजुअली, एक दूसरे से लेकिन असहमत रहते हैं, एक दूसरे के साथ इनकी कमी बनती है, इनके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं आपस में, जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है इनके आपस में मिलते नहीं हैं। स्नोबॉल जो है वो 7 जो हमारी कमेंडमेंट्स जो भी हुई थी, 7 कमेंडमेंट्स, उनको सिंप्लीफाई करता है, उन एनिमल्स के लिए सिंप्लीफाई करता है ये उन कमेंडमेंट्स को जो पढ़ नहीं सकते, जो मतलब अच्छी तरह से लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उनको कहता है एक सिंगल एक नारा क्या कि 4 legs गुड 2 legs बैड। बस ये याद रखो कि 4 जो टांगे हैं ना वो अच्छी हैं, 2 टांगे बेकार है। कुल मिला के मतलब इंसान के बारे में कहता है कि इंसान हमारा दुश्मन है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, स्नोबॉल, याद रखना। और स्नोबॉल को हमने रिलेट करा था, ठीक है, नेपोलियन को हमने रिलेट करा था। आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको स्टोरी भी अच्छे से समझ में आएगी। फिर नेपोलियन इधर क्या करता है, नेपोलियन फोकस करता है यंग वंस की एजुकेशन की तरफ, और वो क्या करता है कि 9 ये पपीज़ जो हैं वो ले आता है और उनकी एजुकेशन की तरफ ध्यान देता है, उनको सेपरेट रखता है, अच्छी ट्रेनिंग दिलवाता है, और इस तरीके से ये चीज़ भी रियल इंसिडेंट के साथ रिलेट करती है। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से। एंड ऑफ द चैप्टर क्या होता है, द एनिमल डिस्कवर दैट द पिग्स हैव बीन टेकिंग ऑल द मिल्क एंड एप्पल्स फॉर देमसेल्व्स। मीन्स सारा का सारा दूध एप्पल जो है ना ये पिग्स ही जो है ले लेते हैं। इसके बारे में बाकी जानवरों को जब पता चलता है तो उनको ये बात थोड़ी सही नहीं लगती, लेकिन स्क्यूलर है ना, लोगों को कन्विंस करने का जो काम करता है, ये क्या करता है, ये बताता है, समझाता है। क्या समझाता है कि पिग्स आर ब्रेन वर्कर्स एंड देयरफॉर नीड द मिल्क एंड एप्पल्स इन ऑर्डर टू केयर फॉर एवरीवन एल्स। इफ दे डोंट गेट देम मिस्टर जोन्स विल कम बैक, है ना, कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मिस्टर जॉन वापस आ जाएगा। और ये जो दूध और ये जो एप्पल है ना दिमाग चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और दिमाग चलाने का काम जो है ना वो पिग करते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है। तो टेंशन मत लो तुम लोग, तुम इतना सोचो कि ठीक है मिस्टर जॉन्स जो है वो वापस ना आ जाए कहीं, तो इनको खाने दो ताकि अपना दिमाग चला सके और तुम लोगों के लिए अच्छा काम कर सके, समझा लेता है। अब बात करेंगे सिंबोलिज्म के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारा सिंबोलिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कंपैरेटिव स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा। देखिए कैसे, जिस तरीके से हार्वेस्ट की बात की गई है ना, एनिमल का जो कलेक्टिव एफर्ट है ना यहाँ पे रिलेट करता है सोवियत यूनियन के अर्ली पुश को, जो उन्होंने इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर आउटपुट के लिए किया था। उससे एनिमल्स की जो सक्सेस है यहाँ पे सोवियत यूनियन के, मतलब जो 5 ईयर प्लान था, पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं 5 ईयर प्लान, उसके साथ रिलेट करता है। 5 ईयर प्लान बनाया था उन्होंने अचीवमेंट्स के लिए,
है ना, जो अचीवमेंट 5 ईयर प्लान के अंदर हुई थी वही यहाँ पर दिखाई गई है कि एनिमल जो है सारे मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फसल जो है वो उतनी अच्छी पैदा करी जितनी तो मिस्टर जोन्स के टाइम में भी नहीं किया करते थे। ठीक है, देखिए इसको हमने इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट भी करा है कि द एनिमल्स कलेक्टिव एफर्ट्स इन हार्वेस्ट कैन बी सीन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्ली सोवियत यूनियन पुश फॉर इंक्रीज इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट। द एनिमल सक्सेस मिरर्स द इनिशियल अचीवमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियंस 5 ईयर प्लान्स, अभी बताया ना मैंने आपको, विच एम्ड टू रैपिडली मॉडर्नाइज द इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो 5 ईयर प्लान बनाया था, तो उसकी जो अचीवमेंट है वो रिलेट करती है इसके साथ में, ये जो हार्वेस्ट का बताया है ना उसके साथ में। नेक्स्ट है हमारा जो शीप है उनकी चार्ट, शीप जो है 7 कमेंडमेंट्स जो हैं उनका सिंप्लीफिकेशन रिलेट करता है यहाँ पर कि 4 lakhs गुड 2 lakhs बैड, ये यही बोलती रहती है बार बार। ये यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी इनटू सिंपलिस्टिक स्लोगन, कि यहाँ पर जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है उस पर बेस्ड जो नारे हैं उनको सिंप्लीफाई करने और कम करने से रिलेट करता है ताकि लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके, सोवियत स्टेट के अंदर मतलब लोगों को कंट्रोल में रख सके। इस वजह मतलब ये इस तरह से रिलेट करती है, जिस तरीके से यहाँ पे भेड़े हैं बोलती रहती है ना कि 4 टांगे अच्छी हैं 2 टांगे बुरी हैं, तो कितनी ये समझ लो 7 कमेंडमेंट्स को एक साथ ना बोल के सिर्फ इतना इतना ही बोलते हैं। उसी तरीके से मार्क्सिस्ट की थ्योरी जो है बहुत बड़ी है, लेकिन उसको छोटा कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया और लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनको इजीली समझाने के लिए, तो ये भी रिलेट कर रहा है। अब बात करेंगे एजुकेशन ऑफ द यंग की, तो नेपोलियन ने फोकस किया था यंग वन की, हाँ यंग जो पपीज लेके आया था उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया ना नेपोलियन ने। यहाँ पे सेम ऐसा यहाँ पर हुआ था कि whom he takes away for personal training symbolizes the सोवियत, जो हमारे यहाँ पर रिलेट करता है सोवियत रेजिम जो है वो भी तो फोकस कर रही थी यूथ इंडोक्ट्रिनेशन के ऊपर कि जो यूथ आने वाली है वो क्या करे, वो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो क्या करे, उनको इस तरह से ट्रेन करा जा रहा था कि वो लॉयल रहे स्टालिन की तरफ, स्टालिन का जो विजन है उसकी तरफ वफादार रहे। ऐसा ही नेपोलियन ने किया यहाँ पर, जो नेपोलियन है यहाँ पिग, उसने क्या किया, उसने वो 9 यंग पपीज लेकर आया, उनको थोड़ा अलग रखा, अलग से ट्रेनिंग दी, आगे उनको यूज करेगा, देखना इसी कहानी के अंदर यूज करने वाला है, उनको अलग से रखा, अलग से ट्रेनिंग दी। वही सेम यहाँ पे किसने किया था, सोवियत रेजिम ने किया था। सोवियत रेजिम भी क्या करती थी, यूथ को अलग से ट्रेनिंग देती थी, उनको प्रिपेयर करती थी, इस तरीके से उनका माइंड मेकअप किया जाता था कि वो स्टालिन जो है उनके विजन के लिए लॉयल रहे, आने वाली जनरेशन जो है वो लॉयल रहे। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लैग ऑफ एनिमल फार्म जो है वो कुछ इस तरीके का था, ग्रीन कलर का, और फ्लैग ऑफ द सोवियत यूनियन कुछ इस तरीके का। तो देखिए लगभग रिलेट कर ही रहा है ना, तो ये भी आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी जो है ना, ये आपके हिस्टोरिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी क्लियर करेगी। आपने शायद पढ़ा हो पहले इस रिवॉल्यूशन के बारे में, उस कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर देगी। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। अब हम समझेंगे चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 में देखिए क्या होता है। चैप्टर 4 के अंदर जो समर है ना उसका एंड लगभग समझो आ गया है। समर के एंड तक न्यूज ऑफ रिबेलियन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनिमल फार्म हैज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में फैल गई चारों तरफ। ठीक है कि भाई क्रांति फैल गई है ये सब। उसके बाद स्नोबॉल जो है, जो कि एक्टिव लीडर है, एनिमलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने इंटेलेक्ट को यूज करता है और पड़ोसी फार्म्स जो है उनमें पीजन्स को भेजता है, इनको भेजता है, ताकि पीजन्स जो है ना बाकी के एनिमल्स को बीस्ट ऑफ इंग्लैंड सॉन्ग सिखा सकें। इनको भेजेगा और ये सिखाएंगे इनको, बाकी के जो जानवर हैं उनको बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड। एक ऐसा गाना है रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, अक्टूबर के स्टार्टिंग में एनिमल्स को न्यूज़ मिलती है कि मिस्टर जोन्स जो हैं वो किन किन के साथ में, मिस्टर प्लिकिंगटन और फ्रेडरिक के साथ एनिमल फार्म की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी मतलब उनको न्यूज़ मिलती है कि इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। वे शायद हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर ना इन दोनों की भी, ये जो दोनों हैं इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती। और ये दोनों हैं क्या वो जान लो। जो ये है ना हमारे मिस्टर प्लिंगटन, ये मालिक है फॉक्सवुड के। ठीक है, और ये मिस्टर फ्रेडरिक जो हैं ये मालिक है पिंचफील्ड के। इन दोनों की ही आपस में कमी बनती है। ये दोनों भी हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स से रिलेट करते हैं।
आगे मैं बताने वाली हूँ उसमें आपको सिंबोलिज्म में। देखिए अब बात करेंगे हम आगे की कि आगे क्या होता है। ये जो है ये बताता है कि मिस्टर जोन्स इज मार्चिंग टुवर्ड एनिमल फार्म विद मैन फ्रॉम प्लिंगटन एंड फ्रेडरिक्स फार्म्स इंटेंट ऑन रिक्लेमिंग हिज प्रॉपर्टी। ये बोलता है कि मिस्टर जोन्स हो सकता है कि बहुत सारे मतलब और भी लोग हैं उसके साथ में कौन है, प्लिकिंगटन है, प्लिकिंगटन फ्रेडरिक दोनों आ रहे हैं, और भी लोग हैं साथ में, हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी को रिक्लेम करें और जानवरों को नुकसान पहुंचाए, ऐसी खबर दे देता है। ऐसी खबर जब देता है तो स्नोबॉल, जिसको कि कहा जाता है कि इसको जूलियस सीजर के युद्ध का भी मतलब नॉलेज है, तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ना उनको युद्ध के लिए तैयार करता है। वो इंसानों के खिलाफ किस तरीके से मतलब झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है, उन्हें ट्रेंड करता है। इसे ये जो बैटल के लिए जिस बैटल के लिए तैयार करता है उसको कहते हैं बैटल ऑफ द काउशेड, उसके लिए प्रिपेयर करता है। यहाँ ये बैटल लड़ी जाती है, इसके अंदर क्या होता है, एनिमल्स को तो थोड़ा बहुत ही नुकसान होता है, लेकिन इंसान जो है ना वो जल्दी ही हार जाते हैं। ठीक है, बैटल के बाद में बॉक्सर जो है वो थोड़ा सा दुखी होता है, थोड़ा सा परेशान होता है। वो क्या बोलता है, वो ये कहता है कि एक बच्चा है वो मर गया, मतलब इंसान का कोई बच्चा था वो मर गया, उसके लिए वो बहुत परेशान होता है। बॉक्सर फील करता है दैट ही मे हैव किल्ड ए स्टेबल बॉय रिफ्लेक्टिंग हिज जेंटल नेचर डिस्पाइट हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। स्नोबॉल कहता है कि यार होता है ऐसा, लड़ाई झगड़े के अंदर तो होता है, कोई बात नहीं। स्नोबॉल उसको समझाता है बॉक्सर को, उसको एश्योर करता है कि कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। अब एनिमल डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि वो अपनी विक्ट्री की जो डेट है ना, अपनी विक्ट्री की डेट को वो डिक्लेयर कर देते हैं। क्या डिक्लेयर कर देते हैं, हॉलीडे, कि हमारी जो विक्ट्री की डेट है ना वो हॉलीडे रहेगी अब। ठीक है, यानी एनिमल डिसाइड करते हैं कि अपनी विक्ट्री की डेट को हॉलीडे के रूप में मनाएंगे। साल में 2 बार मिस्टर जोन्स जो है मिस्टर जोन्स की गन से फायरिंग करेंगे, साल में 2 बार, ट्वाइस ए ईयर, जोन्स की गन से। और वो कब कब करेंगे, वंस, एक बार तो ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द बैटल, जब बैटल की एनिवर्सरी आएगी, यानी जिस दिन युद्ध लड़ा गया था उस दिन, और वंस, और एक बार कब, मिड समर्स डे, द एनिवर्सरी ऑफ द रिबेलियन, है ना, विद्रोह की जो एनिवर्सरी आएगी, जिस दिन हमने विद्रोह किया था उसकी एनिवर्सरी आएगी उस दिन। इस तरह का ये सोच लेते हैं। अब बात करते हैं हम कंपैरेटिव स्टडी की, यानी सिंबोलिज्म की। अब देखो स्प्रेड ऑफ एनिमलिज्म जो है ना, उसके अंदर क्या होता है कि एनिमलिज्म का जो स्प्रेड है रिलेट करता है यहाँ लियोन ट्राट्स्की के कमिंटर्न के माध्यम से, जो इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिज्म को जो बढ़ावा देने का एफर्ट हुआ था ना, उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे इसने बढ़ाया है इसको, उसके साथ रिलेट करता है। क्योंकि ट्राट्स्की जो है वो बिलीव करता था इस कॉन्सेप्ट में, किसमें, क्या, परमानेंट रिवॉल्यूशन में। वो कहता था कि परमानेंट रिवॉल्यूशन होना चाहिए। इसने कहा था कि रशिया में सोशलिज्म की जो सक्सेस है ना वो डिपेंड करती है इंटरनेशनल लेवल पर क्रांति के प्रसार में, कि अगर सोशलिज्म रशिया के अंदर आएगा ना तो वो सिर्फ टोटली डिपेंड करेगा स्प्रेड पर, किस पर, रिवॉल्यूशन ग्लोबली, कि पूरी की पूरी जो क्रांति है ना ग्लोबली होनी चाहिए, चारों तरफ होनी चाहिए। ये एनिमलिज्म का जो स्प्रेड है ये रिलेट कर रहा है, यानी चारों तरफ फैल गया था। जैसा बताया कि जैसे समर एंड पे आया वैसे पूरी कंट्री के अंदर फैल गया था एनिमलिज्म, उसी तरीके से ये हुआ था सेम। ठीक है, उसके बाद में बैटल ऑफ काउशेड की अगर हम बात करें तो वो रिलेट करती है रशियन सिविल वार के साथ में। ऐसा हुआ था, रशिया के अंदर सिविल वार हुई थी और यहाँ पे काउशेड की बैटल हुई थी। ठीक है, चलिए आगे हम जिक्र करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 कैरेक्टर आए थे जो कि मिस्टर जोन्स के साथ में आए थे लड़ाई करने के लिए, वो किस किस के साथ में रिलेट करते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। जो यहाँ मिस्टर पिल्किंगटन है वो रिलेट करते हैं विंस्टन चर्चिल के साथ में और फ्रैंकलिन रोजवेल्ट के साथ में। विंस्टन चर्चिल जो है ना, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। याद रखना, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपना योगदान दिया था ना, और ये भी तो यही करने आए थे, युद्ध में साथ देने आए थे मिस्टर जोन्स का। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की बात करें तो ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन, प्लेड इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम। सेम फ्रेडरिक यहाँ पे एडोल्फ हिटलर से रिलेट करता है। एडोल्फ हिटलर तो जानी मानी पर्सनैलिटी है, आप लोग सभी जानते हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कैसे फ्रेडरिक के साथ रिलेट करते हैं। जैसे फ्रेडरिक ने साथ दिया युद्ध के लिए कि इंसानों की तरफ से लड़ाई करी जानवरों के साथ में, उसी तरीके से एडोल्फ हिटलर हिमसेल्फ
was the responsible for Second World War. आप कह सकते हो कि एक जर्मन पॉलिटिशियन थे, he was the leader of Germany who started World War II and wanted to conquer many countries. बहुत ही महत्वाकांक्षी था ये, और बहुत ज़्यादा यूँ कहते हैं कि क्रूअल था, बहुत क्रूअल था, बहुत सारे जूस मरवाए थे इसने। तो चलिए, ये इस तरीके से जो है हमारे करेक्टर्स जो हैं कहानी के रियल करेक्टर्स के साथ में रिलेट करते हैं। अब एनिमल्स का जो डिफेंस है वो कैसे रिलेट करता है, देखिए एनिमल्स का जो डिफेंस है ना वो कैसे रिलेट करेगा। आप देखना, यहाँ जो रेड आर्मी है उसके साथ रिलेट करेगा। सोवियत स्टेट में न्यूली फॉर्म्ड आर्मी थी, रेड आर्मी न्यूली फॉर्म्ड, उससे रिलेट करता है। सिविल वॉर के टाइम ना फॉरेन जो इंटरवेंशंस थे, हस्तक्षेप जिसको कहते हैं, फॉरेन का जो हस्तक्षेप होता था उनसे बचने के लिए, हाँ, और आर्मी के अगेंस्ट जो भी थे, रेड आर्मी के अगेंस्ट मतलब जो भी थे ना, उन सब से बचने के लिए इस जीत ने बोल्शेविकों की पावर को मजबूत कर दिया था और सोवियत स्टेट के सर्वाइवल को तो इंश्योर ही कर दिया था एक तरीके से। यानी ये जो रेड आर्मी है ये डिफेंस करती थी न्यूली फॉर्म्ड सोवियत स्टेट को अगेंस्ट किन से डिफेंस कर रही थी, वो व्हाइट आर्मी से, और जो भी बाहर से इंटरवेंशन हो रहा था, यानी जो विदेशी हस्तक्षेप जो हो रहा था सिविल वॉर के टाइम उनसे। तो एनिमल का डिफेंस भी वही था, सेम। और जो विक्ट्री है ना, द विक्ट्री सोलिडिफाइड द बोल्शेविक्स पावर एंड एंश्योर्ड द सर्वाइवल ऑफ द सोवियत स्टेट, कि ये जो जीत हुई थी बोल्शेविकों की, ये पावर को मजबूत किया, सोवियत स्टेट के सर्वाइवल को एंश्योर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये रिलेट करता है। अब यहाँ पे लियोन ट्रोट्स्की जो है उसके बारे में बताया है कि इन्होंने ये जो आर्मी है ना, रेड आर्मी, इन्होंने फाउंड की थी, इन्होंने बनाई थी। और ये जो आर्मी है ये वर्कर्स की आर्मी थी, पीजेंट्स की आर्मी थी, जो काम करने वाले लोग होते ना, जैसे श्रमिक लोग जो होते हैं, उनकी थी रेड आर्मी। ठीक है, और जनवरी 1918 में ये बनी थी, डिफेंड करती थी बोल्शेविक्स को, है ना, इस तरीके से। और किन के खिलाफ? व्हाइट आर्मी के खिलाफ, या फिर जो भी एंटी थे बोल्शेविक्स के, जो भी एंटी थे उनके खिलाफ थे। तो इस तरीके से ये रिलेट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 5, और आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने कंपैरेटिव स्टडी करी है। तो वीडियो अगर 10 के 10 चैप्टर आज हम टेकअप कर लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखो चैप्टर 5 में क्या होता है कि जैसे जैसे सर्दी शुरू होती है ना, वैसे वैसे मोली जो है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। मोली का तो ज़्यादा ही, बाकी सारे ही एनिमल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। मोली देर से काम पर आती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जी चुराने लगती है, उसका बिहेव जो है ना एनिमलिज्म के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता हुआ नज़र आता है। एक दिन मोली फार्म से गायब भी हो जाती है, मतलब नज़र ही नहीं आती। विंटर वेदर में सभी काम जो है ना वो लगभग कम हो जाते हैं, यानी काम करने से जानवर जी चुराने लगते हैं, बीटिंग्स होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि नेपोलियन और स्नोबॉल जो है ना वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो खड़े नजर आते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट ही होते हैं बातचीत में। अब स्नोबॉल है ना यहाँ पर बात करता है जब भी, तो नेपोलियन काट देता है। स्नोबॉल यहाँ पे डिस्कशन करता है विंड मिल के बारे में, पवन चक्की बोलते हैं जिसको, उसके बारे में। कहते हैं पवन चक्की बनानी चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके, लेकिन नेपोलियन इस बात का विरोध करता है। अब वोटिंग करवाई जाती है कि चलो वोटिंग करवाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो विंड मिल लगवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि विंड मिल लगनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो इसके फेवर में नहीं हैं। तो ज़्यादातर एनिमल्स जो है ना वो फेवर में ही वोट डालते हैं। अब नेपोलियन अपने ट्रेंड किए हुए पपीज़ को ले आता है, स्नोबॉल का पीछा करवा देता है, स्नोबॉल का पीछा करवाता है, और ऐसा पीछा करवाता है स्नोबॉल का कि स्नोबॉल इसके बाद फिर कभी नज़र नहीं आता। अब स्नोबॉल के जाने के बाद में नेपोलियन जो है वो सत्ता में आ जाता है, नेपोलियन के हाथ में आ जाती है पूरी पावर। नेपोलियन सभी एनिमल्स को चुप करवा देता है और कहता है कि अब कोई बहस नहीं होगी, और जो भी डिसीजन लेंगे ना वो सोच समझ के लेंगे, और जो भी पिग्स हैं वो हर जानवर की भलाई के लिए डिसीजन लेगा। इस डिसीजन से क्लियर हो जाता है क्या कि डेमोक्रेटिक जो वे है डिसीजन लेने का अब वो नहीं है। स्क्यूलर जानवरों को समझाता है कि नेपोलियन जो भी करेगा ना हमारी भलाई के लिए करेगा, तो टेंशन मत लो आप। यहाँ पर बॉक्सर की स्पीच आती है, बॉक्सर बेचारा जो मेहनती है उसका तो वही काम है, वो तो अभी भी यही कहता है कि आई विल वर्क हार्डर, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। ये एक तरह से सपोर्टर है, सत्ता में जो रहेगा ना उसको सपोर्ट करेगा ये तो, ठीक है। अब देखो नेपोलियन जो है वो पहले तो इसके खिलाफ था कि विंड मिल जो है नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाद में विंड मिल के लिए मान जाता है।
पहले इसका विरोध कर रहा था, यानी ये भी बदल गया ना, चेंज हो गया, इसके पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो गए, कह रहे विंड मिल लग जानी चाहिए, कोई बात नहीं। चलो, तो स्क्यूलर अब इसका यहाँ पे साथ दे देता है, कहता है कि हाँ सही कह रहा है नेपोलियन, विंड मिल लगनी चाहिए। ये तो एक तरह से कन्विंस करने का ही काम करता है। हम स्टडी करते हैं कंपैरेटिव सिंबोलिज्म के थ्रू। अब मोली का जो डिफेक्शन है, यानी मोली का जो ये दल बदलना है ना, वो देखो, मोली द सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हॉर्स who eventually leaves the farm for a life of comfort with humans represent the bourgeois class in Russia। जो यहाँ का जो पूंजीपति वर्ग है ना, जो एरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। वो क्या करते हैं, ये लोग जब भी कोई चेंज आता है उस समय डर कर भाग जाते हैं, यानी देश छोड़कर ही भाग जाते हैं। ये इस तरीके के लोग हैं, यानी ये जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी साथ नहीं देती, ये अपने कंफर्ट को देखती है। जब भी कोई चेंज आने को होता है, अपने कंफर्ट को ना छोड़ते हुए ये वहाँ से ही गायब हो जाता है कि चेंज हमें नहीं चाहिए लाइफ में। और मोली भी तो ऐसा ही करती है सेम, मोली को चेंज नहीं चाहिए लाइफ में, ठीक है। अब द पावर ऑफ स्ट्रगल क्या है कि द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्नोबॉल एंड नेपोलियन इन द चैप्टर इज एन एलिगरी फॉर द पावर स्ट्रगल बिटवीन लियो ट्रोट्स्की एंड जोसेफ स्टालिन। इन दोनों के बीच में भी मतभेद होता रहता है हमेशा। स्नोबॉल्स एक्सपुल्सन फ्रॉम द फार्म मिरर्स ट्रोट्स्की एग्जाइल फ्रॉम द सोवियत यूनियन एज स्टालिन कंसोलिडेटेड हिज पावर। सेम होता है, जैसे स्नोबॉल चला जाता है ना, स्नोबॉल गायब हो जाता है, उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे ट्रोट्स्की जो है वो भी चला जाता है, और उसके बाद में स्टालिन जो है वो सोवियत यूनियन के ऊपर शासन करता है, यानी वो सत्ता में आ जाता है। तो इस तरीके से ये रिलेट करती हैं, ठीक है। मोली का करेक्टर जो है वो यहाँ पर रिलेट करता है एरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी है उससे, और यहाँ पे ट्रोट्स्की जो है वो रिलेट करता है स्नोबॉल के साथ में। जोसेफ स्टालिन जो है वो यहाँ पर रिलेट करता है नेपोलियन के साथ में, क्योंकि नेपोलियन जो है स्नोबॉल को भगाने के बाद में सत्ता में आ जाता है, उसी तरीके से ट्रोट्स्की जो है वो चला गया और अब स्टालिन जो है वो सत्ता में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये रिलेट करते हैं। अब इन दोनों की जिस तरीके से आपस में नहीं बनी, उसी तरीके से जैसे डिबेट हुई थी इनके आपस में, उसी तरीके से देखिए क्या होता है कि द डिबेट ओवर द विंड मिल रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजिकल स्प्लिट विद इन द ब्लोस्विक पार्टी बिटवीन जोसेफ स्टालिन एंड लियोन ट्रोट्स्की। सेम इसी तरीके से इनके बीच में भी आपस में मतभेद होता है, दोनों जो हमारे लीडर्स हैं उनके बीच में। स्नोबॉल्स का जो प्लान रहता है फॉर विंड मिल विच वुड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस लेबर सिंबलाइज ट्रोट्स्की विजन। ट्रोट्स्की का जो विजन था ना मॉडर्नाइजेशन का, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इन कंट्रास्ट नेपोलियंस अपोजिशन एंड स्पोडीज ऑफ द प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट स्टालिन्स रिजेक्शन ऑफ ट्रोट्स्की आइडिया। जिस तरीके से यहाँ नेपोलियन ने अपोजिशन किया स्नोबॉल के ओपिनियन का, उसी तरीके से सेम किसने किया था, स्टालिन ने किया था ट्रोट्स्की का जो आइडिया था मॉडर्नाइजेशन का, उसके लिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक कर दीजिए, जल्दी सी शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।